हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र 2023। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के प्रश्न को। साइंस को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग फिजिक्स के प्रश्न को देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह प्राचीन भारत का इतिहास हमने करवा दिया है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब के सब करवा दूंगी। आज हम देखेंगे साइंस, क्योंकि साइंस जो है हमने प्रैक्टिस सेट आज तक एक भी नहीं करवाया है, इसलिए हम लोग आज इसे साइंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं साइंस के प्रश्न को। चलिए हम लोग पहुंच गए सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान का टॉपिक देखेंगे। टोटल प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे 102 प्रश्न मिलेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, यह है तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, परंतु जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेडियो में भी किया जाता है और टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। इसे HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई यह हो जाएगा, विद्युत शक्ति की इकाई जो हो जाएगा यह हो जाएगा वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। साथ साथ आंसर देते चलेंगे, बताइएगा दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? क्या दिखता है? सौर विकिरण 400 से लेकर के 700 nm के बीच। 400 से लेकर के 700 nm के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। यहाँ पे दिया गया है हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। पायरोमीटर से ताप और इलेक्ट्रोमीटर से दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या कहते हैं? पास्कल कहा जाता है। जिसे पास्कल कहा जाता है। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब जो है यह अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण क्या है? सदिश राशि है।
वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए सदिश राशि का उदाहरण है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। आयतन, दाब, चाल, दूरी क्या है? अदिश राशि का उदाहरण है। बिल्कुल आराम से चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति क्या है? एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि प्रकीर्णन बैगनी रंग का ज्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर डी। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित यह कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक परमाणु के केंद्र को धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अवस्थित रूप में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻27 kg होता है एवं इनकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ऐसे तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन व्याख्या रदरफोर्ड ने की थी, और वही न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। चलिए क्लियर हो चुका। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उधर्वपातन। उधर्वपातन। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे वहाँ पे मैं डिटेल करवा दूंगी, जहाँ पे मुझे खास नहीं लगेगा तो मैं वहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगी। आप लोग खुद उसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों है जो एक ही साथ रह सकता है, वह अवस्था को कहते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है। 273.16 केल्विन जो है यह क्या है? त्रिक बिंदु है। सेल्सियस में बात की जाए तो यह हो जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, बताइएगा कॉस्मिक किरणें क्या हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो आवेशित कण हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का? तो यह जाएगा रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार का व्यवस्था का विकास किया। रडार का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व संचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। किसे? तो ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को कब? 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। खोज की थी इन्होंने। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सीवी रमन को भौतिक पुरस्कार दिया गया है सन 1930 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सब दिए गए हैं नाम, इसे ध्यान रखिएगा। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता कौन है? यह देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में 1913, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को दिया गया है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है शांति के क्षेत्र में 2014 में, वी रामकृष्णन को दिया गया रसायन के क्षेत्र में 2009 में, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में दिया गया है 2019 में। एक बार फिर से इसे आप लोग देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 1 माइक्रोन बराबर है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1/1000 मिमी या फिर 10 के पावर माइनस 3 mm। 10 के पावर माइनस 3 mm चाहे 1/1000 mm। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बारे में डिटेल दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग बराबर परिवर्तन की दर mv माइनस mu/t। इसी को सॉल्व किया गया है जहाँ a बराबर v माइनस u/t से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का क्या हो जाएगा? a = v माइनस u/t। प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आयतन जो है अदिश राशि है, ना कि सदिश। वेग, विस्थापन, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहीं पे इसके बारे में दिया गया है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक क्या है? अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। संवेग और वेग का अनुपात mv/v = m होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर।
1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराई जाए तो क्या होगा। यदि एक पंख को, एक रबड़ की गेंद को और एक लकड़ी को, तीनों को निर्वात में गिरा जा रहा है तो तीनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेगा, तीनों एक साथ ही पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु और गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो यह किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। क्या है, वाट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचलित होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकाश का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, बिजली का खर्च कितना होगा, तो यह हो जाएगा 1 इकाई, 1 इकाई। नेक्स्ट है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध। यह रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग नहीं, न्यूमेरिकल, उसी को पूरा किया गया है, न्यूमेरिकल को बनाया गया है, सोल्व किया गया है। इसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डायनेमो क्या है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होते हैं। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा में से किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है बताइएगा। यह नापी जाती है एमीटर के द्वारा, विद्युत धारा एमीटर। ऑप्शन नंबर बी। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा एमीटर से, विद्युत धारा जो है एमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है। जो 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। वैजानी पिनाला इसका ट्रिक है। यदि किसी ऐनक के लेंसों, एक प्रश्न दिया गया है रीजनिंग का, सॉरी न्यूमेरिकल का, मैं बार बार रीजनिंग बोल दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर 1 मीटर प्रति 1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभी सारे लेंस की क्षमता प्लस तथा सारे लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो माइनस होती है।
अभी सारी लेंस की क्षमता प्लस होता है तथा अब सारे लेंस की क्षमता क्या होता है, माइनस होता है। फोकस दूरी बराबर 1 लेंस की क्षमता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनिक किरणें उत्सर्जित करती है। ये परावैंगनिक किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस कार्य पर दिया गया है? तो दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह होता है यूरेनियम का प्रयोग। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह होता है यूरेनियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज जो है यह किसका बना होता है, यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की मिश्र धातु। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डिटेल दिया गया, इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा हो जाएगा। पारा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट प्रति एमके, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.3 वाट एमके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? यह हो जाएगा शून्य पारगम्यता। 1911 में डच भौतिकी विज्ञानी एच के ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। इसके बारे में इतना डिटेल सारा दिया गया है, मैं इतना पढ़ूंगी तो वीडियो लंबी बनेगी। चलिए इसे खुद से ही पढ़ लीजिएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि एक पंखा जो है गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पित होता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, होते रहता है। इस कारण से हम लोग को वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति मिलती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल देंगे तो क्या होगा? यह आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। घर को क्या कर देता है? कमरा को क्या करता है? गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? बताइएगा कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह जो है गलत दिया गया है और यही क्या है? राइट आंसर है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है?
कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति है जो नहीं बदलता, जबकि वेग, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक यह सब बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल है। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। ध्वनि का वेग दिया गया है शुष्क वायु में 332 है, शुष्क वायु 346, ये सब इसका दिया गया है। ध्वनि का वेग ध्यान देना चाहते हैं तो दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी। आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में है, बताइएगा। इसे खुद से सॉल्व करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? बताइएगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सर्वाधिक श्यानता होती है शहद की, मध का। ऑप्शन नंबर डी। श्यानता का क्रम यहाँ पर दिया गया है। शहद हो गया, उसके बाद खून, जल और उसके बाद वायु। सघन सबसे ज्यादा शहद हो जाएगा, उसके बाद खून, जल, फिर वायु। कुछ तत्वों की श्यानता दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंग आती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, तो सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी से चांद पर लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी को उबलने का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है? तो यह छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया है। वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होगा प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है।
प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल दिया गया है। 8 मिनट सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट या फिर 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी है जो सही माना गया है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁷ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है। बृहस्पति का औसतन व्यास कितना है तो 13,09,822। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 1,39,822 किलोमीटर, 1,39,822 किलोमीटर, 1,39,822 किलोमीटर। सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जो कि बेसिक, सी, फॉर्टन, ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, जो कि गलत दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी का डिटेल दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत यह हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। यह हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। यह रेडॉन हो जाएगा। वायु में नोबेल गैस नहीं होती है, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य जो अक्रिय गैस हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल किस पे आधारित होता है। यह हो जाएगा वाट पे, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। भारी धातु यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया। तो 10 जुलाई 1992 को हमने बीपीएससी फिजिक्स क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब धीरे धीरे करके हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सबको भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और धीरे चलना है कि फास्ट चलना है, कैसा आप लोग को लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।